करें स्टार्ट क्या? कहां तक पहुंचे थे लास्ट? दिल्ली सल्तनत की शुरुआत करनी है आज, यानी मोहम्मद गौरी टॉपिक पूरा हो गया था हमारा। मोहम्मद गौरी अंतिम में ना किसके विरुद्ध अंतिम आक्रमण था? खोखरों के विरुद्ध या जाटों के विरुद्ध, और 1206 में उसकी क्या हो गई थी? मृत्यु। उसका सिक्का मिला है जिस पर एक और कलमा और एक और माता लक्ष्मी की फोटो थी। अगर मोहम्मद गौरी का रियल नाम पूछो तो शिहाबुद्दीन मोहम्मद बिन श्याम था। 1173 ईस्वी में वो गद्दी पर बैठा था और स्वतंत्र गौर की स्थापना उसके भाई ने 1163 में गयासुद्दीन मोहम्मद बिन श्याम ने की थी। और 1173 में इसने गौर को तुर्कों से क्या करवाया था? मुक्त पूर्ण रूप से करवाया था। और मोहम्मद गौरी ने 1175 में मुल्तान पर आक्रमण किया, 76 में भट्टी राजपूतों को हराया, 78 में पाटन गुजरात में हार हुई, 79 में पेशावर को जीता, 81 में लाहौर को जीता, 89 में बठिंडा को जीता, 91 में तराइन हारा, 92 में तराइन जीता, 94 में चंदावर को जीता था। उसके सेनापति के बारे में भी मैंने बताया था। ठीक है, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा दिल्ली सल्तनत। कौन सी सल्तनत पढ़ रहे हैं? दिल्ली। ठीक है, कौन सी सल्तनत पढ़ेंगे बेटा? दिल्ली सल्तनत। ठीक है, दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होगी 1206 में और ये समाप्त होगी 1526। पेपर में आता है कितने वर्षों का शासनकाल था? 320 वर्षों का शासनकाल था। देख लो दिल्ली सल्तनत का कितना शासनकाल होता था बेटा? 320 वर्षों का शासनकाल था। और इन 320 वर्षों की ना जो राजकीय भाषा थी ना वो फारसी थी। कौन सी थी बेटा? फारसी। अब कई सोचेंगे जैसे महमूद गजनवी हो गया, मोहम्मद गौरी, ये तुर्क थे तो इनकी तुर्की थी, इनकी राजकीय भाषा कौन सी रहेगी? तुर्की रहेगी। ये याद कर लेना, मोहम्मद गौरी हो गया, महमूद गजनवी हो गया, इनकी राजकीय भाषा कौन सी थी? तुर्की थी। ठीक है, लेकिन ना गुलाम वंश की राजकीय भाषा कौन सी रहेगी? फारसी। फिर जो मुगल आएंगे ना बेटा उनकी भी राजकीय भाषा फारसी रहेगी। ये याद कर लेना, पेपर में ये क्वेश्चन आता है दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा कौन सी होती थी? फारसी होती थी। ठीक है, एक जैसे मैंने आपको बताया था कि महमूद गजनवी के साथ एक इतिहासकार आया था, वो फारसी में लिखता था। कौन सा इतिहासकार था? फारूकी। कौन सा इतिहासकार था? फारूकी। और अलबेरूनी अरबी में लिखता था। अलबेरूनी किस में लिखता था? सॉरी, फिरदौसी लिखता था फारसी में। फिरदौसी की रचना कौन सी थी? शाहनामा। ठीक है, 4 इतिहासकार बताए थे ना मैंने, फिरदौसी, उतबी, फारूकी और अलबेरूनी। फिरदौसी फैसे फारसी, ऐसे अलबेरूनी, ऐसे अरबी। ये याद कर लेना बेटा। ठीक है, तो इनकी 320 वर्षों की राजकीय भाषा कौन सी थी? फारसी। इसमें बेटा पहले गुलाम वंश आएगा। कौन सा वंश आएगा? गुलाम वंश आएगा 1206 से 1290। फिर खिलजी वंश आएगा, खिलजी वंश, ये 1290 से 1320 आएगा। फिर आपका तुगलक आएगा 1320 से लेकर 1414। फिर आपका सैयद वंश आएगा, हाँ, 1414 से 1451। फिर आपका लोधी वंश आएगा 1451 से 1526। तो कितने वंश पढ़ेंगे बेटा? 5 वंश पढ़ेंगे। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। वो पूछेगा दिल्ली सल्तनत में कितने वंश रहेंगे? 5। कौन कौन से है बेटा? गुलाम वंश, खिलजी वंश, सैयद जो तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। इन 5 वंशों को मिला दूं तो टेन्योर कितना रहेगा? 320 वर्ष। इनकी राजकीय भाषा पूछे तो फारसी रहेगी। राजकीय भाषा पूछे तो कौन सी रहेगी? फारसी रहेगी। याद रह जाएगा ना। ठीक है, अब बात आती है बेटा सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, इनकी राजकीय भाषा क्या रहेगी? फारसी रहेगी। जो इसमें सबसे पहले वंश आया था उसे क्या बोलते हैं? गुलाम वंश।
पेपर में गुलाम वंश ना कर दे दिया मामलूक वंश। कौन सा वंश? मामलूक वंश। ठीक है, लिख लो गुलाम वंश। ठीक है, गुलाम वंश की स्थापना कब होगी? 1206। और कब तक चलेगा? 1290 तक चलेगा। ठीक है, यानी कितने साल? 84 साल। कितने साल चलेगा बेटा? 84 साल चलेगा। सबसे पहला कौन सा वंश आएगा? गुलाम वंश आएगा। कौन सा वंश आएगा बेटा? गुलाम वंश आएगा। ठीक है, कब से लेकर कब तक आएगा? 1206 से लेकर 1290 तक आएगा। इसकी राजकीय भाषा कौन सी होगी? फारसी होगी। ठीक है, अब बेटा मैं थोड़ा सा बता देता हूं। गुलाम वंश का जो संस्थापक था ना, उसका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक था। क्या था बेटा? कुतुबुद्दीन ऐबक इसका क्या होता था? संस्थापक होता था। और कुतुबुद्दीन ऐबक है ना बेटा, ये मोहम्मद गोरी का क्या होता था? दास होता था। ठीक है, इसे खरीदा था बेटा एक काजी होता था अजीज कुकी। ठीक है, मोहम्मद गोरी ने इसको किससे खरीदा था बेटा? एक काजी होता था जो निसापुर का काजी था। कहाँ का काजी था बेटा? एक जगह है निसापुर। ठीक है, तो निसापुर का काजी कौन होता था बेटा? अजीज कुकी। मैंने कहा है ना, मोहम्मद गोरी का दास कौन होता था? कुतुबुद्दीन ऐबक। तभी तो इसको क्या बोलते हैं? गुलाम, या इसी को बेटा दास वंश भी बोल सकते हैं। कौन सा वंश बोल सकते हैं? दास वंश भी बोल सकते हैं। या तो गुलाम वंश आएगा, या मामलूक वंश आएगा, या दास वंश आएगा। ठीक है, तो मोहम्मद गोरी का दास कौन होता था बेटा? कुतुबुद्दीन ऐबक। अगर पहले दास प्रथा होती थी, अकबर ने समाप्त की थी दास प्रथा को। ठीक है, तो अगर बेटा ये मोहम्मद गोरी का ये ऐबक दास था, तो किसी के हाथों तो दास को खरीदेगा ना। तो सबसे पहले है ना, ये किसके पास रहा करता था? कुतुबुद्दीन ऐबक है अजीज कुकी के पास रहता था। किसके पास रहता था? अजीज कुकी। यानी इसका मालिक कौन होता था ऐबक का? अजीज कुकी। वो क्या होता था? निसापुर का काजी होता था। अब बेटा निस काजी के पास कोई इंसान रहेगा ना, तो उसको किसकी नॉलेज हो जाएगी बेटा? कुरान की। किसकी नॉलेज हो जाएगी? कुरान की नॉलेज हो जाएगी। कहते हैं ना, कंपनी डज इफेक्ट है। आप जिस कंपनी में रहोगे ना बेटा, उसकी ही ना आप पर रंगत का असर रहेगा। अगर आप है ना साधुओं की कंपनी में रहोगे ना, ठीक है, 4 साधुओं के पास रहोगे तो 5वें साधु आप बनोगे, देख लेना, क्योंकि उनकी संगति का आप पर असर आएगा। 4 चोरों के साथ रहोगे तो 5वें क्या बनोगे? चोर बनोगे। ठीक है, ये सच्चाई है। ठीक है, आप इसको दरकिनार नहीं कर सकते। इसीलिए कहते हैं कि स्टूडेंट लाइफ में कंपनी का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। अच्छी कंपनी होगी, 4 नौकरी लगने वालों की कंपनी में रहोगे तो 5वें नौकरी लगने वाले आप बनोगे। वो कंपनी डिसाइड करेगी आप क्या बनोगे और क्या नहीं बनोगे। तो ये किसके पास रहता था? काजी के पास। ठीक है, और काजी सुबह सुबह किसका पाठ करता था? कुरान का। तो कहते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक है ना, ये कुरान का सुरीले अंदाज में क्या किया करता था? पाठ। इसीलिए ना इसको कहा जाता है कुरान खां। कुतुबुद्दीन ऐबक को किस नाम से जाना गया बेटा? कुरान खां के नाम से जाना गया। लिख लो, यह कुरान का सुरीले अंदाज में क्या किया करता था बेटा? पाठ किया करता था। इसीलिए ऐबक को किस नाम से जाना गया? कुरान खां के नाम से जाना गया। एक बेटा इसे कहा जाता है लाख बख्श। क्या कहा जाता है? बता दो। लाख बख्श का अर्थ होता है लाखों का दान करने वाला। कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या कहा जाता है बेटा? लाख बख्श कहा जाता है, क्योंकि ये कहते हैं लाखों का क्या कर दिया करता था? दान कर दिया करता था। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या कहा जाता है बेटा? लाख बख्श कहा जाता है, क्योंकि ये किसका दान कर दिया करता था? लाखों का दान कर दिया करता था। एक इसको क्या कहा जाता है? कुरान खां। एक इसको कहते हैं बेटा हातिम। हातिम सेकंड। हातिम का अर्थ होता है जो दूसरों के दुख दर्द को अपना समझे, उसे क्या बोलते हैं बेटा? हातिम। तो इसे क्या कहा जाता था? हातिम सेकंड कहा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक को कितने नामों से जाना जाता था बेटा? 3 नामों से। एक तो कुरान खां, एक लाख बख्श, एक
हातिम सेकंड। पेपर में ये क्वेश्चन आया, इसे हातिम सेकंड किसने कहा? मिनहाज ए सिराज ने। किसने कहा था बेटा? मिनहाज ए सिराज ने इसे हातिम सेकंड या हातिम ताई के नाम से ये। और इसकी पुस्तक पूछिए बेटा, तबकात ए, कल भी पढ़ा था ना, मोहम्मद गोरी की भारत विजय के बारे में कौन सी पुस्तक जानकारी देती है? तबकात ए नासिरी। लिख लो इसको हातिम सेकंड किसने कहा था? तो मिनहाज ए सिराज ने कहा था। लिख लो कुतुबुद्दीन ऐबक को हातिम सेकंड किसने कहा था? मिनहाज ए सिराज ने। किस पुस्तक में कहा था बेटा? तबकात ए नासिरी पुस्तक में कहा था। किस नाम से पुकारा था इसको? हातिम सेकंड। हातिम सेकंड किस पुस्तक में कहा गया इसको? तबकात ए नासिरी में इसको क्या कहा गया था बेटा? हातिम सेकंड कहा गया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कितने नामों से जाना गया? कौन कौन से? लाख बख्श, हातिम सेकंड, कुरान खां। और हातिम सेकंड किसने कहा था इसे? मिनहाज ए सिराज। पुस्तक का नाम पूछे तो तबकात ए नासिरी। इसको कहां से खरीदा गया था बेटा? निसापुर के काजी, नाम क्या था? अजीज कुकी। और ये कुरान को सुरीले अंदाज में क्या कर लिया करता था? गा लिया करता था। अब जैसे 1192 में ना कौन सा युद्ध हुआ बेटा? तराइन का दूसरा युद्ध हुआ ना। तो मोहम्मद गोरी ने इसकी ना बहादुरी से प्रभावित होकर जब मोहम्मद गोरी गोर गया ना, तो पीछे से जो स्वतंत्र भारत के एरिया थे ना, वो किसको सौंप कर चला गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। कल ये बात पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? पढ़ी थी ना। जब मोहम्मद गोरी भारत को से गोर जाता है ना, तो भारत में जीते हुए एरिया किसको सौंप कर चला गया? ऐबक को। क्यों सौंपे बेटा? औरों को क्यों नहीं सौंपे? क्योंकि इसने तराइन के दूसरे युद्ध में क्या दिखाई थी? बहादुरी दिखाई थी। इसका गिफ्ट स्वरूप है ना, भारत में जीते हुए एरिया इसने किसको सौंप दिए? ऐबक को सौंप दिए। अब कहते हैं 1206 में किसकी मृत्यु हो गई थी? मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई। और कहते हैं बेटा ये राजा बनना नहीं चाहता था, लेकिन ना लाहौर के अमीरों ने इसको क्या बना दिया? राजा बना दिया। तो ये राजा कब बना? 1206 में। अगर पूछे ना कुतुबुद्दीन ऐबक को राजा किसने बनाया था? लाहौर के अमीरों ने बनाया था। लिख लो कुतुबुद्दीन ऐबक को राजा किसने बना दिया था? लाहौर के अमीरों ने। लिख लो कुतुबुद्दीन ऐबक को राजा किसने बना दिया? लाहौर के अमीरों ने इनको क्या बना दिया था? राजा बना दिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को राजा किसने बनाया था बेटा? लाहौर के अमीरों ने कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या बना दिया था? राजा। किसके अमीरों ने राजा बनाया था? लाहौर के अमीरों ने इसको क्या बना दिया था? राजा। हालांकि ये क्या नहीं बनना चाहता था? राजा नहीं बनना चाहता था। इसीलिए कहते हैं इसने जीवन में कभी भी किसकी उपाधि नहीं ली? सुल्तान की उपाधि नहीं ली। लिख लो इसने अपने जीवन में कभी भी, ये क्वेश्चन आता है बेटा, इसने अपने जीवन में कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। लिख लो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने जीवन में कभी भी किसकी उपाधि धारण नहीं की थी बेटा? सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। ये कहता है मैं गुलाम हूं, गुलाम रहूंगा और गुलाम ही मर जाऊंगा। तो इसने कौन सी उपाधि धारण नहीं की थी? सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। ठीक है। अब कहते हैं बेटा इसने ना एक इमारत बनवाई थी अजमेर में, 2.5 दिन का झोंपड़ा, 2.5 दिन का झोंपड़ा। ठीक है। एक बनवाई थी इसने कुबुत उल इस्लाम मस्जिद, कुबुत उल इस्लाम मस्जिद। ठीक है। और एक इसने कहते हैं दिल्ली में एक मदरसा खोया था। क्या खोया था बेटा? मदरसा खोया था। मदरसा वो होता है जहां मुसलमानों के क्या पढ़ते हैं? बच्चे पढ़ते हैं। और एक कहते हैं इसने किस इमारत की नींव रखी थी? कुतुब मीनार की नींव
रखी थी। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आ गए हैं बेटा। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा, कुतुब मीनार की नींव, कुबुत उल इस्लाम मस्जिद और दिल्ली में एक मदरसा। और जो कुबुत उल इस्लाम मस्जिद है ना बेटा, ये कहते हैं भारत में मुसलमानों की पहली मस्जिद थी। लिख लो, कुबुत उल इस्लाम मस्जिद भारत में मुसलमानों की पहली मस्जिद थी। आ चुका है बेटा, कुबुत उल इस्लाम मस्जिद भारत में, कुबुत उल इस्लाम मस्जिद लिख लो, भारत में मुसलमानों की कौन सी मस्जिद थी? पहली मस्जिद थी। ये पेपर में आ गया बेटा, कुबुत उल इस्लाम, कुबुत उल इस्लाम मस्जिद भारत में क्या मानी जाती है? पहली मस्जिद मानी जाती है। भारत में इसकी पहली मस्जिद कौन सी होती थी? कुबुत उल इस्लाम मस्जिद होती थी। ठीक है, तो दिल्ली में इंपॉर्टेंट है बेटा सबसे। इसने ना दिल्ली में भी एक मदरसा खोया था, हालांकि वो मदरसा ज्यादा फेमस हुआ था इल्तुतमिश के टाइम में। जो दिल्ली में मदरसा है ना, वो फेमस किसके टाइम में हुआ था? इल्तुतमिश के टाइम में हुआ। कुतुब मीनार भी फेमस किसके टाइम में हुई थी? इल्तुतमिश। कुतुब मीनार है बेटा, इसने क्या किया? 1 मंजिल बनवा दी और 2 से लेकर 4 मंजिल तक बनवाई थी इसे इल्तुतमिश ने। यानी इसकी नींव किसने रखी थी? कुतुब मीनार की। कुतुब कहाँ है? कुतुब मीनार दिल्ली में। इसकी नींव किसने रखी थी? ऐबक ने। 1 मंजिल, 2 से 4 मंजिल किसने बनवाई? इल्तुत। 4थी मंजिल पर बिजली गिर गई तो उसकी मरम्मत करवाई और 5वीं मंजिल बनवाई थी इसमें फिरोज शाह तुगलक ने। ये पेपर में आता है बेटा, कौन सा राजा इसमें ना, पेपर में आएगा 4 राजा दे देगा कि कौन सा राजा कुतुब मीनार से संबंधित नहीं है। कुतुबुद्दीन ऐबक दे देगा, बहलोद लोदी दे देगा, फिरोज शाह तुगलक दे देगा, इल्तुतमिश दे देगा। ठीक है, तो हमें ये 3 राजा याद कर लेना। इसके अलावा जो भी राजा होगा वो किससे संबंधित नहीं होगा? कुतुब मीनार। नींव किसने रखी थी? इल्तुतमिश ने। यानी पहली मंजिल बनवा दी, 2 से लेकर 4 मंजिल किसने बनवाई? इल्तुतमिश ने। ठीक है, और 4थी मंजिल पर जब बिजली गिरी उसको ठीक करवाया। 5वीं मंजिल किसने बनवाई? फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई। अजमेर में क्या बनवाया इसने? 2.5 दिन का झोपड़ा, कुबुत उल इस्लाम मस्जिद। ये दिल्ली में मदरसा है ना, ये फेमस इल्तुतमिश के टाइम में हुआ तो उसमें ये चला जाएगा, याद रह जाएगा बेटा को। केरल में थी, लेकिन ये गुलाम वंश की भारत में पहली मस्जिद थी। ठीक है, यानी ये आए तो 1206 में थे ना। केरल में एक मस्जिद थी, वो भी भारत में पहली मस्जिद मानी जाती है। ठीक है, लेकिन गुलाम वंश की, जैसे हरियाणा में पहली मस्जिद वो बाबर ने बनवाई थी ना, ठीक है, वो उस हिसाब से पूछा जाता है। तो दिल्ली सल्तनत की ये पहली मस्जिद थी। ठीक है, और पेपर में यही क्वेश्चन आएगा, दिल्ली सल्तनत की भारत में पहली मस्जिद कौन सी थी? कुबुत उल इस्लाम मस्जिद होती थी। याद रह जाएगा ना, कोई डाउट तो नहीं है। अजमेर में ना, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान कहाँ का शासक था बेटा? अजमेर का। तो इसने अजमेर में कौन सा झोपड़ा बनवाया? 2.5। कुछ इतिहासकार कहते हैं बेटा ये झोपड़ा है ना, एक इमारत थी बहुत बड़ी, ये 2.5 दिन में बनकर तैयार हो गई, तो इसको क्या कहा गया? 2.5 दिन का झोपड़ा। कुछ इतिहासकार कहते हैं ये 2.5 सालों में बनकर तैयार हुआ। लेकिन आपको इतना याद करना है, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। याद रह जाएगा ना। ठीक है, अब कहते हैं बेटा लगभग 1208 की आसपास की बात थी। ठीक है, एक नाम सुना है आपने, गयासुद्दीन मोहम्मद बिन श्याम। कौन था ये? मोहम्मद गोरी का भाई नहीं था क्या? हाँ, मोहम्मद गोरी का क्या होता था? ये भाई होता था। ठीक है, इसने कुतुबुद्दीन ऐबक को दास्ता से मुक्त किया था। किससे मुक्त कर दिया था? दास्ता से मुक्त कर दिया था। लिख लो, ये पेपर में आता है बेटा, आगामी एग्जाम में भी आ सकता है। इसको दास्ता से मुक्त किसने किया था? गयासुद्दीन मोहम्मद बिन श्याम ने। ये क्वेश्चन आ गया बेटा, इसको दास्ता से मुक्त किसने कर दिया था? गयासुद्दीन मोहम्मद बिन श्याम ने। ठीक है, क्योंकि इसको ये दास किसका था बेटा? मोहम्मद गोरी का।
अब मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई तो इसको दास्ता से मुक्त करने कौन आया था बेटा, बता दो। गयासुद्दीन मोहम्मद बिन श्याम ने इसको किससे मुक्त कर दिया था, दास्ता से मुक्त कर दिया था। गयासुद्दीन मोहम्मद बिन श्याम ने इसको किससे मुक्त कर दिया था, दास्ता से मुक्त कर दिया। पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है, इसको दास्ता से किसने मुक्त किया था, गयासुद्दीन मोहम्मद बिन श्याम। किसका भाई था वो, मोहम्मद गोरी का बड़ा भाई था ना, जिसने तुर्कों को गौर को तुर्कों से क्या करवाया था, मुक्त करवाया था। 1163 में कल पढ़ा था ना, तुर्क साम्राज्य की रीव किसने रखी थी, गयासुद्दीन मोहम्मद बिन श्याम। ये आया और इसको कहा कि एबक अब तू राजा है, अब तू दास है नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी ये कहता है मैं तो दास ही हूं। इसने किसकी उपाधि नहीं ली, सुल्तान की। बेटा इसने सुल्तान की उपाधि इसलिए नहीं ली, इसको पता था अगर तूने सुल्तान की उपाधि धारण कर ली ना, बाद में इसके दास तो मोहम्मद गोरी के और भी थे ना, मैंने बताया था। बख्तियार खिलजी भी दास था, यल्दोज भी दास था और कुबाचा। इसको पता था कि वो भड़क जाएंगे और वो तेरे पर क्या कर देंगे, आक्रमण कर देंगे। तो कहते हैं इसने अपनी राजधानी किसको बनाया, लाहौर को राजधानी बनाया था। इसने अपनी राजधानी किसको बनाया था, लाहौर को। और कहते हैं ये राजा दिल्ली का था, लेकिन ये दिल्ली जाता ही नहीं था, ठीक है, क्योंकि इसको डर था कि कोई इसको मार ना दे। तो इसकी राजधानी कौन सी होती थी बेटा, लाहौर होती थी। देखो दिल्ली सल्तनत का राजा है और राजधानी कौन सी है, लाहौर है। तो आप सोच सकते हो ये डरा हुआ था, ठीक है। इसने क्या किया, ये गेम खेला बेटा, ठीक है, जैसे यल्दोज हो गया, ठीक है, और कुबाचा। कहते हैं यल्दोज के डर से ना ये कभी कहां नहीं गया था, दिल्ली। ये कहां पर रहता था, लाहौर। और कुबाचा से कहते हैं अपनी मुंह बोली बहन की क्या कर दी, इसने शादी कर दी। तो यल्दोज के डर से कहां नहीं गया, दिल्ली। तो दिल्ली ये जाता तो हो सकता है यल्दोज आक्रमण कर दे, तो यल्दोज के डर से ये कहां नहीं गया था, दिल्ली नहीं गया था। और कुबाचा से अपनी मुंह बोली बहन की इसने क्या कर दी थी बेटा, शादी कर दी थी। लिख लो, इसने अपनी मुंह बोली बहन की शादी किससे कर दी थी, कुबाचा से। और यल्दोज के डर से ये कहां नहीं गया था, दिल्ली नहीं गया। तो अपने देखो कुबाचा को अपने पक्ष में ले लिया ना, ठीक है, अपनी बहन की शादी कर दी कुबाचा से। और यल्दोज के डर से कहां नहीं गया, दिल्ली। कहां रहता था ये, लाहौर में ही रहता था, ठीक है। इसीलिए बेटा दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक होगा इल्तुतमिश, क्योंकि वो लाहौर की स्थान दिल्ली को राजधानी बनाएगा और राजा बनते ही वो सुल्तान की क्या लेगा, उपाधि लेगा। इसीलिए दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन होगा, इल्तुतमिश होगा। यहां तक समझ आया। इसने यल्दोज के डर से कहा नहीं गया ये, दिल्ली। और कुबाचा से अपनी मुंह बोली बहन की क्या कर दी, शादी, ठीक है। तो अब कहते हैं बेटा इसका ना एक मोहम्मद गोरी का जो दास था ना, कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी, ठीक है। और इसी ने ना किसको जलाया था बेटा, नालंदा और विक्रमशिला को जलाया था। लिख लो, ये पेपर में आता है, कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी ने किन दो विश्वविद्यालय को जलाया था, नालंदा और विक्रमशिला को। लिख लो, कुतुबुद्दीन, ये वैसे कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी ना मोहम्मद गोरी का क्या होता था, दास होता था। इसने किसको जलाया था बेटा, नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को जलाया था। कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी ने किसको जलाया था बेटा, नालंदा व विक्रमशिला को जलाया। और कहते हैं नालंदा विश्वविद्यालय है ना बेटा, उसमें इतने ग्रंथ थे कि 6 महीने तक है ना नालंदा की क्या नहीं बुझी थी, आग नहीं बुझी थी, ठीक है। कहते हैं एक स्टोरी थी, कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी है ना, कहते हैं नालंदा जा रहा था और रास्ते में उसको जुकाम हो गया, दिसंबर का महीना था। और नालंदा है ना अपनी इंटेलिजेंस के लिए जाना जाता है। तो नालंदा में जाकर बख्तियार खिलजी कहता है कि मेरे को जुकाम हो गया, कोई वेद ऐसा है जो मेरे को बिना दवाई के क्या कर दे, ठीक कर दे। पीछे से एक वेद ने हाथ खड़ा कर लिया, बोला राजा जी मैं आपको बिना दवाई के क्या कर दूंगा, ठीक कर दूंगा। बोला ठीक है, सुबह तक मैं अगर बिना दवाई के ठीक हो गया ना तो मैं तुझे बहुत बड़ा क्या दूंगा, इनाम दूंगा।
अब उसने क्या किया बेटा, उसने ना इसकी मतलब कमी का पता किया बख्तियार खिलजी का। तो इसकी कमी मिली कि जब तक ये कुरान नहीं पढ़ेगा इसको नींद नहीं आएगी। तो उसने ना वेद ने क्या किया, कुरान को उठाया और कुरान पे जो दवाई होती है ना उसका सारी कुरान पर हल्का हल्का लेप लगा दिया। वो दिखाई भी नहीं दे रहा था, लेप लगा दिया। अब पहले के टाइम में बेटा हम क्या करते थे, आज भी 4 पन्ने पलटते हैं ऐसे करते हैं ना, 4 पन्ने पलटे ऐसे करते हैं, ठीक है। नोट गिनते आजकल तो वो इंक सी आ गई, अदरवाइज नोट ऐसे ऐसे जैसे 10-12 गिने ऐसे करते हैं ना। तो ये जैसे जैसे कुरान पढ़ रहा था ऐसे करता गया, तो दवाई तो इसके ऑटोमेटिक बिना चाहते ही अंदर चली गई। अगले दिन बिल्कुल ये फ्रेश उठा, बिल्कुल ठीक हो गया। बोला उस वेद को बुलाओ, मैं क्या दूंगा उसको, इनाम दूंगा। वेद तैयार हो रहा था, जेल वगैरह लगा रहा था, ठीक है, डीओ परफ्यूम सब लगाए, ठीक है। बोला तेरे को राजा क्या देगा आज, इनाम देगा, ठीक है। बोला वेद जी आपने मुझे बिना दवाई के ठीक कर दिया, अब जो मांगो वो मैं तुझे क्या दूंगा, इनाम दूंगा। वेद क्या था बेचारा, भावुक हो गया। क्या हो गया, भावुक हो गया। बोला राजा जी मैंने आपको दवाई से ठीक किया है। कैसे ठीक किया है? बोला दवाई तो मैंने ली नहीं। बोला मैंने आपकी कुरान पर दवाई का क्या लगा दिया था, लेप। बोला कुरान पर जहर का लेप लगा देता तो मेरी सर्विस हो जाती ना, ठीक है। बोला इस वेद को मरवा दो। क्या कर दो, इस वेद को मरवा दो। तभी कहता हूं ज्यादा भावुक नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर वेद कहता राजा जी पता नहीं कैसे ठीक हो गए तो उसको इनाम मिलता। वेद इंटेलिजेंट बना। बोला ये वेद इतना इंटेलिजेंट है तो स्टूडेंट भी इंटेलिजेंट होंगे ना, पूरे नालंदा को जला दो। इस वेद की वजह से पूरा नालंदा जल गया, देख लो, ठीक है। इसीलिए बेटा ज्यादा इंटेलिजेंस नहीं दिखानी चाहिए, जहां जरूरी है ना उतनी दिखानी चाहिए। तो इसने मतलब किसको जला दिया, बख्तियार खिलजी ने नालंदा और विक्रमशिला को। नाम देखो सेम है, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी। एक है ना जो कुतुब मीनार की नींव रखी है ना, इसका गुरु था ऐबक का बेटा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। अगर पूछे कुतुब मीनार की नींव है ना किसकी याद में रखी गई थी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में। लिख लो, कुतुब मीनार की नींव किसकी याद में रखी गई थी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में क्या रखी गई थी, नींव रखी गई थी, ठीक है। याद रह जाएगा ना, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में नींव रखी किसने थी, ऐबक ने। किसकी याद में, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। और मोहम्मद गोरी के एक सेनापति का नाम क्या था जिसने नालंदा विक्रमशिला जलाया, कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी। देखो खुद कुतुबुद्दीन ऐबक था, गुरु का नाम कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी था और सेनापति था कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी। याद रह जाएगा ना, वेरी गुड, ठीक है। अब कहते हैं बात थी 1210 की। कब की बात थी बेटा, ये है ना घोड़े से चौगान खेल रहा था। घोड़े से क्या खेल रहा था बेटा, चौगान। और इस चौगान खेलते खेलते ना इसकी घोड़े से गिरकर क्या हो गई बेटा, मृत्यु हो गई। लिख लो, 1210 में ये क्या खेल रहा था बेटा, चौगान खेल रहा था। और चौगान खेलते खेलते ना घोड़े से गिरकर इसकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। किसकी घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई थी बेटा, कुतुबुद्दीन ऐबक की घोड़े से गिरकर क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई। और ये कहते हैं कुतबी तुरक था। कुतबी, ये कौन सा तुरक था बेटा, कुतबी जनजाति का क्या होता था, तुरक होता था, ठीक है। जैसे इल्तुतमिश इलवरी तुरक होगा बेटा, ये पेपर में आया था। ये कौन सा तुरक होता था, कुतबी तुरक होता था। लिख लो, ये कौन सी जनजाति का तुरक होता था, कुतबी तुरक होता था। लिख लो, ये है कौन सा तुरक होता था बेटा, कुतबी तुरक होता था। 1210 में क्या हो गई, मृत्यु हो गई। किससे गिरकर बेटा, अब घोड़े पर जब भी कभी आपको हॉर्स राइडिंग का मौका मिलेगा ना तो आपके दोनों पैरों में ना कड़ियां डाली जाएगी ताकि घोड़ा भागे तो आप गिर ना जाओ, ठीक है। ये हॉर्स राइडिंग का, अब ये ना मतलब एक गेम खेल रहा था जिससे बॉल को हिट करना होता है, ठीक है। जैसे आधुनिक टाइम में पोलो गेम जो मणिपुर से जिसकी शुरुआत हुई थी उस टाइप का होता है चौगान। तो ये ना उस गेंद को किक कर रहा था ना, एक पैर से इसके क्या निकल गई थी,
कड़ी निकल गई। अब घोड़े ने इसको दूसरी ओर, एक पैर से कड़ी निकल गई, एक में थी, दूसरे में निकली नहीं, तो घोड़े ने इसको नीचे गिरा दिया, वो कड़ी निकली नहीं, तो घोड़े ने इसको घसीट घसीट कर क्या कर दिया, मार दिया। अब सैनिक है ना, इसको बचाने के लिए घोड़े के पीछे दौड़ते, घोड़ा और तेज दौड़ता। अब घोड़े के पीछे दौड़ेंगे तो घोड़ा तो तेज दौड़ेगा ना, वो तो इसको रोकने के लिए दौड़ रहे थे, घोड़े को लगा तेरे को मारेंगे ये, तो घोड़ा दूर दूर तक इसको घसीटता रहा और घसीटते घसीटते इसकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई। किसकी हो गई बेटा, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुरान खां हातिम सेकंड लाख बख्श नाम से जाना गया। ठीक है, अब है ना कहते हैं इसका ना एक बेटा होता था, नाम था आराम शाह। क्या नाम था बेटा, आराम शाह नाम था, और वो 8 महीने राजा रहा। किताबों में इसलिए इसका वर्णन नहीं है। 1210 से लेकर 1211 लिख लो। आराम शाह कितने महीने राजा रहा था बेटा, 8 महीने राजा रहा था, लिख लो। आराम शाह कितने महीने राजा रहा था, 8 महीने। और कुतुबुद्दीन ऐबक था ना, इसका एक दामाद था जिसका नाम क्या था, इल्तुतमिश होता था। कुतुबुद्दीन और इल्तुतमिश को कहा जाएगा बेटा दासों का दास या गुलामों का गुलाम। दासों का दास यहाँ क्या कहा जाएगा बेटा, गुलामों का गुलाम। किसको कहा जाता है, इल्तुतमिश को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है मैं बताता हूं। ठीक है, जैसे ना मोहम्मद गोरी ने किसको खरीदा था बेटा, कुतुबुद्दीन ऐबक को, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने खरीदा था इल्तुतमिश को, 1 लाख जीतल में खरीदा था। ठीक है, इसीलिए ना इसको किसने खरीदा, दास ने खरीदा। ठीक है, तो ये दासों का दास हो गया ना, पहले किसी दास ने खरीदा है और एक दास को खरीदा, तो ये क्या कहलाया, दासों का दास कहलाया। याद रह जाएगा ना। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है आराम शाह कितने महीने रहा बेटा, अब इल्तुतमिश है। ठीक है, अगर बेटा ऐबक का क्या है, ये दामाद है, ऐबक का क्या है, दामाद है, तो आराम शाह इसका क्या हुआ, साला ही हुआ ना। ऐबक का दामाद है तो आराम शाह क्या हुआ इसका, और आराम शाह की बहन क्या हुई इसकी, बहन कैसे हुई, पत्नी हुई है। अरे यार ये ब्लड रिलेशन आप नहीं जानते, फिर रीजनिंग क्या करोगे आप। ठीक है, सिंपल सी बात है। ये आराम शाह, ठीक है, इसके पिता का नाम क्या था, और ऐबक का इल्तुतमिश क्या था, दामाद था, तो ये ब्रदर इन लॉ हो गया ना इसका। ठीक है, तो ब्रदर इन लॉ की वाइफ है तो क्या रिलेशन होगा, बहन ही होगा ना। इसमें भी सोच रहे हो, अभी भी समझ नहीं आया कईयों के, कितना कर, ये तो सिंपल सी बात है बेटा। ये आराम शाह, इसके पिता का नाम क्या था, कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है, और ऐबक का जो इल्तुतमिश था ना, दामाद था। ठीक है, ये दामाद था, ये बेटा था। ठीक है, बेटा दामाद रिलेशन तो समझो। ठीक है, अब बेटा था तो बेटा इसकी बहन होगी, वो इसकी क्या थी, पत्नी थी। ठीक है, अब आराम शाह है ना, कहते हैं बेटा सारा दिन आराम ही करता रहता था। क्या करता रहता था, राजकाज में इसका इंटरेस्ट नहीं था। अब इल्तुतमिश चाहता था इसको मारकर क्यों ना बन जाए तो राजा, लेकिन अपनी पत्नी से डरता था क्योंकि वो इसकी क्या थी, बहन थी। शाम को खाना भी तो खाना होता है ना। ठीक है, मार दिया तो खाना कहां से मिलेगा, पत्नी नाराज हो गई तो दिक्कत है। ठीक है, एक दिन ना इसकी पत्नी इसको आकर बोली, अजी सुनते हो, बोला जी सुनाओ। ठीक है, बोला भाई आराम ज्यादा करता रहता है, बोला वो तो मुझे भी पता है, बोला परमानेंटली आराम करा दो इसको। ठीक है, और ये तो चाहता ही था परमानेंटली आराम कराना। ठीक है, तो इसको परमानेंटली आराम करा करना। 1211 से लेकर 1236 तक राजा कौन रहेगा बेटा, इल्तुतमिश रहेगा। लेकिन ना सीक्वेंस में लगाना हो ना, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद राजा बना आराम शाह। कौन बना था बेटा, अब इल्तुतमिश है ना, इसकी भी जो संतान थी ना, वो भी अयोग्य थी। क्या थी, अयोग्य थी। तो इल्तुतमिश ने क्या काम किया बेटा, सिक्के चलवाए। क्या चलवाए, और किसके नाम के सिक्के, रजिया सुल्तान के नाम के सिक्के चलाए, ताकि प्रजा में ना ये किसको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता था, रजिया सुल्तान को। ठीक है, क्योंकि पिता को पता होता है बेटा उसका बेटा कैसा होता है। हम अपनी माँ के सामने कितने भी अच्छे बन जाए, लेकिन पापा को पता होता है हम कितने पानी में हैं। ठीक है, तो इसको पता था ऐबक की भी कोई संतान योग्य नहीं थी। इल्तुतमिश को पता चला यार तेरी भी संतान योग्य
नहीं है, फिर कोई है ना और राजा बनेगा। तो इसने ना सिक्के चलवाई और उसकी सिक्कों पर किसकी फोटो थी? यानी अगर किसी के आज है ना नरेंद्र मोदी है ना कोई सिक्के चलाए और उसके सिक्के पर ना, चलो नरेंद्र मोदी जी की तो शादी नहीं हुई, ठीक है, अगर किसी की फोटो है तो जनता उस इंसान को जानने लगेगी ना, और हम सोचेंगे चलो हो गई है वो अलग बात है, ठीक है, छोड़ दी है वो भी अलग बात है, उन चीजों को छोड़ो आप, ठीक है, वो इनके पर्सनल मैटर है, हम क्यों पड़े उसमें, ठीक है। अब क्या होता है, कोई सिक्के चलाई और उस सिक्कों पर फोटो, तो हम उसके बारे में जानेंगे या नहीं जानेंगे? तो प्रजा को ये पहले ही बताना चाहता था, क्योंकि अचानक अगर रजिया को प्रजा के सामने ला देता ना, तो रजिया सुल्तान को कभी भी प्रजा रानी स्वीकार नहीं करती। पहले उसके क्या चलाए थे इसने, अगर जियो स्टार्टिंग में ही आते ही ना 500 रुपए महीना लेता तो कोई जियो की सिम लेता क्या? पहले फ्री देकर आदत लगवाई थी ना इसने, ठीक है, और फिर जैसे जैसे सारी सिमें हमने तोड़कर फेंक दी, तब जियो ने अपने क्या बढ़ा दिए, प्राइस बढ़ा दिए, ठीक है। गालिब होते तो जरूर लिखते, तुम तो जियो जैसे निकले, हमें तुम्हारी लत लगी और तुम्हारे भाव बढ़ गए, ठीक है। तो ये चीजें होती है। तो इसने क्या चलवाए थे, सिक्के, किसके नाम के? वेरी गुड, रजिया सुल्तान के। अब है ना इल्तुतमिश लिख लो, इलबरी तुर्क था। कौन सा तुर्क था? इलबरी तुर्क था। लिख लो इल्तुतमिश कौन सा तुर्क होता था बेटा? इलबरी तुर्क होता था। लिख लो इल्तुतमिश कौन सा तुर्क होता था? कुतुबी तुर्क कौन होता था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और ये कौन सा तुर्क होता था बेटा? इलबरी तुर्क होता था। कौन सा तुर्क होता था? इलबरी तुर्क होता था। इसने 3 प्रकार के सिक्के चलाए बेटा। चांदी का चलाया टक्का, चांदी के सिक्के को क्या कहा गया? टक्का। और तांबे का इसने चलाया जीतल, और एक सिक्का और चलाया बेटा, वो किताबों में नहीं मिलता, अदल। वो चांदी और तांबे दोनों का क्या था? मिश्रण था, ठीक है। इसने ना लिख लो 3 प्रकार के सिक्के चलाए, चांदी का टका, तांबे का जीतल, और एक सिक्का चलाया जिसे क्या कहते हैं बेटा? अदल। अदल जो सिक्का था ना, वो किसका मिश्रण था? चांदी और तांबे का मिश्रण था। लिख लो अदल सिक्का किसका मिश्रण होता था बेटा? चांदी और तांबा का क्या होता था? मिश्रण होता था। उसे क्या कहा जाता था? अदल कहा जाता था। क्या कहा जाता था बेटा? अदल कहा जाता था, ठीक है। और इसको ना किसने खरीदा था बेटा? ऐबक ने खरीदा था ना। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसको खरीदा था? इल्तुतमिश। इसीलिए इसको क्या कहा गया? दासों का दास। कहते हैं 1 लाख जीतल में खरीदा था। कितने जीतल में खरीदा था? 1 लाख जीतल में खरीदा था। लिख लो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को कितने जीतल में खरीदा था? 1 लाख जीतल में खरीदा था। कितने जीतल में खरीदा था बेटा? 1 लाख जीतल में। हालांकि जीतल सिक्के इसने चलाए हैं तांबे के, लेकिन इसको और कहते हैं मोहम्मद गोरी है ना, जब 1205 में 1206 के बीच में किससे लड़ रहा था? खोखरों से, ठीक है। तो मोहम्मद गोरी है ना, इसकी इल्तुतमिश की ना वीरता से क्या हुआ? प्रभावित हुआ, और ऐबक को कहा कि इसको दास्ता से क्या कर दो? मुक्त कर दो। हालांकि ऐबक दास्ता से मुक्त 1208 में हुआ था, लेकिन ना मोहम्मद गोरी ने ना, जब ये किससे लड़ रहा था? इल्तुतमिश से, खोखर जनजाति से लड़ रहा। अंतिम युद्ध किसका था? मोहम्मद गोरी के। खोखर 1206 में मृत्यु हुई थी ना। तो जब ये युद्ध लड़ रहा था, इसमें बड़ी बहादुरी से कौन लड़ रहा था? इल्तुतमिश। तो इसने मोहम्मद गोरी ने ना अपने दास ऐबक को कहा कि इसको दास्ता से क्या कर दो? मुक्त कर दो। तो इसको 1205-6 में ना ऐबक ने किससे मुक्त कर दिया? दास्ता से। हालांकि ऐबक खुद दास्ता से कब मुक्त हुआ था? 1208 में। किसने किया था उसको? ग्यासुद्दीन मोहम्मद बिन श्याम ने। ये देखो डीप लेवल के क्वेश्चन आते हैं बेटा, ये थोड़ा सा इसको ध्यान से पढ़ो, अभी आपके पास टाइम है तो। 1205-6 में इसने मतलब ऐबक ने दास्ता से मुक्त किया। इल्तुतमिश को खुद दास्ता से मुक्त कब हुआ? 1208 में। याद रह जाएगा ना? वेरी गुड, ठीक है। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश है ना, ठीक है, ये किस जनजाति का तुर्क था बेटा? इलबरी तुर्क। पेपर में ये क्वेश्चन 101% आएगा। इक्ता प्रणाली स्टार्ट की थी इसने। लिख लो इल्तुतमिश ने
कौन सी प्रणाली शुरू की थी बेटा? इक्ता प्रणाली स्टार्ट की थी। इल्तुतमिश ने कौन सी प्रणाली शुरू की थी बेटा? इक्ता प्रणाली शुरू की थी। लिख लो, इल्तुतमिश ने कौन सी प्रणाली शुरू कर दी थी बेटा? इक्ता प्रणाली शुरू कर दी थी। इल्तुतमिश ने कौन सी प्रणाली शुरू कर दी थी बेटा? इक्ता प्रणाली शुरू कर दी थी। किसने शुरू की थी? इल्तुतमिश ने कौन सी प्रणाली शुरू कर दी थी? इक्ता प्रणाली शुरू की थी। किसने की थी इक्ता प्रणाली शुरू? इल्तुतमिश ने शुरू की थी। और कहते हैं इसमें ना जमीन के बदले ना भूमि दे दी जाती थी। इक्ता प्रणाली में किसी सैनिक को ना जमीन देने की वो क्या है, पैसे देने की बजाय क्या दे दी जाती? जमीन। उसको क्या कहा जाता? इक्ता। तो इसने कौन सी प्रणाली शुरू की थी? इक्ता। ई से इल्तुतमिश, ई से इल्बरी तुर्क, ई से इल्तुतमिश, ई से इक्ता प्रणाली। कहते हैं इसने ना चालीसा का गठन किया बेटा। किसका गठन किया? चालीसा का गठन किया। ये 40 तुर्क सरदार थे। क्या थे बेटा? 40 तुर्क सरदार। लिख लो, इसने किसका गठन किया बेटा? चालीसा का। अगर इल्तुतमिश है ना, मतलब कहीं घूमने चला जाए ना, पीछे से शासन कौन संभाला करते थे? ये चालीसा संभाला करते थे। और इसी चालीसा में एक बलवन आएगा और बलवन इसके पूरे परिवार को क्या कर देगा? इल्तुतमिश के समाप्त कर देगा। तभी तो कहते हैं ना बेटा, हद से ज्यादा हमें किसी पर एतबार नहीं करना चाहिए। इसने जिस चालीसा का गठन किया ना, इसी चालीसा के एक सदस्य ने इसके पूरे परिवार को क्या कर दिया था? नष्ट कर दिया था। ठीक है, तो ये चालीसा को ना इतिहास में कहा जाता है बेटा तुर्गान। तुर्गान ए चिहिलगानी। तुर्गान ए चिहिलगानी। चालीसा का दूसरा नाम क्या रहेगा बेटा? तुर्गान ए चिहिलगानी। लिख लो, चालीसा का दूसरा नाम क्या रहेगा? तुर्गान ए चिहिलगानी। और इसने किसका निर्माण पूरा किया है बेटा? कुतुब मीनार का क्या पूरा किया है? निर्माण पूरा किया है। इसने क्या खोला है? दिल्ली में एक मदरसा खोला है। ठीक है, इसने दिल्ली में क्या खोला है? एक मदरसा खोला है। किसका निर्माण पूरा किया इसने? कुतुब मीनार का निर्माण क्या करवा दिया? पूरा। यानी दूसरी से लेकर कौन सी मंजिल पूरी करवा दी थी? चौथी मंजिल। और ये कुतुब मीनार किसकी याद में बनाया गया था? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जो ऐबक का क्या माना गया था? गुरु माना गया था। याद रह जाएगा ना, कोई डाउट तो नहीं है। इसने किसका गठन कर दिया? पेपर में ये चालीसा और इक्ता प्रणाली वाला 101% आएगा। दोनों को नोट डाल के लिख लो। एक तो इसने चालीसा का गठन किया और एक इसने कौन सी प्रणाली चलाई थी बेटा? इक्ता प्रणाली चलाई थी। ठीक है, कौन सी प्रणाली चलाई थी बेटा? इक्ता प्रणाली चलाई थी। और एक किसका गठन किया था? चालीसा का गठन किया था। ठीक है, एक इक्ता प्रणाली चलाई थी और एक किसका गठन किया था बेटा? चालीसा का गठन किया था। ठीक है, इसने एक दरवाजा बनवाया था बेटा, अतार कानी का, अतार कानी का दरवाजा। ठीक है, ये नागौर राजस्थान में है। कहां पर रहेगा बेटा? नागौर राजस्थान में है। अतार कानी का दरवाजा। लिख लो, इल्तुतमिश ने कौन सा दरवाजा बनाया था? अतार कानी का दरवाजा बनाया था। कौन सा दरवाजा बनाया था बेटा? बता दो। अतार कानी का दरवाजा। और इससे प्रभावित होकर कहते हैं अकबर ने कौन सा दरवाजा बनवाया था? बुलंद दरवाजा बनवाया था। बुलंद दरवाजा सबसे बड़ा दरवाजा माना जाता है भारत का। वो किसने बनवाया था? अकबर ने। किससे प्रभावित होकर बेटा? इल्तुतमिश से। देखो, अकबर तो बहुत बाद में आया है, लेकिन ना लिख लो, इससे प्रभावित होकर अकबर ने कौन सा दरवाजा बनाया था बेटा? अतार कानी के दरवाजे से प्रभावित होकर अकबर ने कौन सा दरवाजा बनाया था? लिख लो, बुलंद दरवाजा बनाया था। लिख लो, अतार कानी के दरवाजे से प्रभावित होकर अकबर ने कौन सा दरवाजा बनाया था? बुलंद दरवाजा बनाया था। कौन सा दरवाजा बनाया था बेटा अकबर ने? बुलंद दरवाजा बनाया।
देख लो ये दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। लिख लो इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का क्या होता था? वास्तविक संस्थापक होता था। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का कौन सा संस्थापक होता था बेटा? वास्तविक संस्थापक होता था। लिख लो इल्तुतमिश ये 1229 में ना बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि लेकर आया था। लिख लो 1229 में बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि लेकर आया था। लिख लो ये 1229 में बगदाद के खलीफा से कौन सी उपाधि लेकर आया था? सुल्तान की उपाधि लेकर आया था। लिख लो ये 1229 में बगदाद के खलीफा से कौन सी उपाधि लेकर आया था बेटा? सुल्तान की उपाधि लेकर आया था। कब लेकर आया था? 1229 में बगदाद के खलीफा से कौन सी उपाधि लेकर आया था? ये सुल्तान की उपाधि लेकर आया था। कौन लेकर आया था बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि? इल्तुतमिश लेकर आया था। ठीक है, और ये मतलब इसने क्या किया था? सबसे इंपॉर्टेंट है ये दिल्ली सल्तनत का क्या था? वास्तविक। लिख लो इसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। इसने लाहौर की बजाय, लिख लो इसने लाहौर की बजाय, इसने लाहौर की बजाय लिख लो किसको अपनी राजधानी बनाया था? दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था। लिख लो इसने लाहौर की बजाय किसको अपनी राजधानी बनाया था? दिल्ली को। कौन सा दरवाजा बनाया था इसने? अतारकीन भी आता है। अतारकीन ये कहां पर रहेगा बेटा? नागौर राज्य। इससे प्रभावित होकर अकबर ने कौन सा दरवाजा? बुलंद दरवाजा बनवाया। ये दिल्ली सल्तनत का क्या होता था? वास्तविक संस्थापक था। इसने अपनी राजधानी किसको बनाया था? दिल्ली को इसने क्या बनाया था? अपनी राजधानी बनाया। किसका गठन किया था इसने? चालीसा का गठन किया। और ये कौन सा तुर्क था बेटा? इलवरी तुर्क था। पेपर में आता है राजा बनने से पहले, हाँ वेरी गुड, ये बदायूं का गवर्नर होता था। ये कहाँ का गवर्नर होता था बेटा? बदायूं का गवर्नर होता था। लिख लो राजा बनने से पहले ये कहाँ का गवर्नर होता था? बदायूं का गवर्नर होता था। लिख लो राजा बनने से पहले ये कहाँ का गवर्नर होता था बेटा? बदायूं का गवर्नर होता था। लिख लो ये राजा बनने से पहले कहाँ का गवर्नर होता था बेटा? बदायूं का गवर्नर होता था। कौन होता था राजा बनने से पहले बदायूं का गवर्नर? इल्तुतमिश। याद रह जाएगा ना? कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? ठीक है, यहाँ से आगे हमें कल पढ़ेंगे। थोड़ा सा इल्तुतमिश बचता है, फिर कौन सा शुरू करेंगे? हमें रजिया सुल्तान शुरू करेंगे।